एक बार एक राजा ने अपने साम्राज्य में एक बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जिसमें दूर दूर से कलाकार बुलाए गए थे और उन्हीं में था एक जादूगर और उसका बेटा। इस फेस्टिवल में जहां पे सब अपना अपना टैलेंट दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, वहां उस जादूगर ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने सोचा कि वो लोगों को और राजा को ऐसा जादू दिखाएगा कि लोग खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाएंगे और राजा उससे खुश होकर इनाम में सोने के सिक्के देगा। बस फिर क्या था, कुछ अलग करने के चक्कर में जादूगर ने राजा का सोने का मुकुट ही गायब कर दिया, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो गए और फिर उस जादूगर के लिए सीटियां और तालियां बजाने लगे। लेकिन राजा इस बात से नाराज हो गया क्योंकि राजा के लिए उसका मुकुट गायब हो जाना अपने गाल पर एक चांटा खाने के बराबर है। इसलिए राजा ने उसी वक्त गुस्से में आकर जादूगर और उसके बेटे को मौत की सजा सुनाई। अब अगले दिन दोनों को फांसी दी जाने वाली थी। तभी रात को जेल में जादूगर को सिपाहियों की बातचीत से पता चला कि राजा को अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार है और वो अपने घोड़े के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात सुनकर जादूगर ने अपना शातिर दिमाग चलाना शुरू किया और जैसे ही उसे और उसके बेटे को फांसी दी जाने वाली थी, उसने राजा से कहा, रुको, अगर आप मुझे और मेरे बेटे को माफ कर देते हो तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से आपके घोड़े को 1 साल के अंदर अंदर हवा में उड़ना सिखा दूंगा। अब यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा कि अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के सिर्फ इकलौते उड़ने वाले घोड़े पर सवारी करने वाला वो सबसे पहला और अकेला राजा होगा, जिससे उसका नाम लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। तब राजा ने बहुत सोचने के बाद कहा कि अगर ये घोड़ा उड़ा तो तुम जिंदगी भर के लिए आज़ाद, और अगर नहीं उड़ा तो 1 साल बाद मैं खुद तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब इस बात पर जादूगर बहुत खुश हुआ क्योंकि राजा ने उसकी जान बख्श दी थी, लेकिन उसका बेटा अभी भी नाराज था। इसलिए वो बोला, पापा आप जानते हो ना कि कोई घोड़ा कभी उड़ नहीं सकता, फिर आपने इस तरह की बातें राजा को क्यों बताई? क्योंकि अगर ये घोड़ा नहीं उड़ा तो 1 साल के बाद ये राजा हमें फिर से फांसी पर चढ़ा देगा, तो आपने ऐसा क्यों कहा? तब उस जादूगर ने कहा कि बेटा ऐसी बात नहीं है, असल में मैंने हमारी जिंदगी को 4 मौके दिए हैं। पहला मौका यह है कि राजा 1 साल के अंदर मर भी सकता है। दूसरा मौका यह है, क्या पता 1 साल के अंदर मेरी या तुम्हारी मौत आ जाए। तीसरा मौका यह है कि घोड़ा 1 साल के अंदर मर सकता है। और चौथा यह है कि हो सकता है कि 1 साल के अंदर मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूं। और उसके बाद असल में हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ महीनों के बाद राजा की मौत हो गई। अब कौन सा घोड़ा, किस बात की सजा? जिसके बाद वो जादूगर और उसके बेटे को सही सलामत रिहा कर दिया गया। जादूगर ने अपनी चंट चालाकी से अपनी और अपने बेटे दोनों की जान बचा ली। अब ऐसा वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसने रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर में से लर्न टू मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू इस लॉ का इस्तेमाल किया था। अगर आप भी पावरफुल बनना चाहते हो और लोगों में अपनी रिस्पेक्ट बढ़वाना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आगे के लॉज इतने खतरनाक हैं कि अगर खुद से चाहो भी कि लोग आपके इंसल्ट करें और आपको बुरा भला कहें, तब भी किसी में हिम्मत नहीं होगी आपसे भिड़ने की या पंगा लेने की। तो आगे के लॉज अच्छी तरह से समझ लो। यकीन नहीं होता मेरी बातों पर तो वीडियो को एंड तक देख लेना। रेडी हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। लॉ नंबर 2, सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बचा कर रखो। चाइना में एक वॉर चल रहा था जिसमें 3 स्टेट्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। उस वॉर में पहले स्टेट के लीडर चू को अपनी आर्मी को लीड कर रहा था, जहां पे उसने अपनी ज्यादातर आर्मी को तीसरे स्टेट से लड़ने के लिए भेजा था और खुद अपनी एक छोटी सी आर्मी लेके एक गांव में आराम करने के लिए चला गया था। अब ये बात स्टेट 2 की आर्मी के जनरल को पता चल गई और उसने चूको पर अटैक करने का प्लान बनाया, जिसकी थोड़ी देर बाद चूको को पता चला कि 1.5 लाख लोगों की आर्मी उस पर अटैक करने आ रही है। उसने ये तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वो थोड़े से लोगों के साथ 1.5 लाख लोगों की आर्मी को नहीं हरा पाएगा। पर क्योंकि चूको आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारा था, हर एक आर्मी जनरल को चूको से लड़ने में काफी डर लगता था। यहाँ तक कि लोग उसे स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से बुलाते थे। स्लीपिंग ड्रैगन इसलिए क्योंकि लोगों को लगता था कि वो आराम कर रहा है तो उसका अटैक करना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही कोई आर्मी उस पर अटैक करती थी वो अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी लगाकर सामने वाले को बुरी तरह हरा देता था। तो जैसे ही चूको को अटैक होने की बात का पता चला, तब उसने गांव के गेट और सारे दरवाजे खुलवा दिए और अपनी आर्मी से छुपने के लिए कहा। उसके बाद वो खुद गांव की एक ऊंची दीवार पर जाकर बैठ गया, जो गांव की सबसे हाइटेड जगह थी। वहां पर बैठने के बाद वो सितार बजाने लगा। कुछ ही मिनटों बाद उसने देखा कि दुश्मन की पूरी आर्मी अटैक करने आ रही है, पर वो ऐसे ही बैठा रहा जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। जिसके बाद जब आर्मी गेट के पास पहुंच गई, तब आर्मी जनरल ने देखा कि सारे गेट्स खुले हुए हैं
और चू को आराम से बाहर बैठा है। ये देखकर उस जनरल को डर लग गया और काफी सोचने के बाद वो अपनी आर्मी को वापस ले गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चू को उनसे पहले ही जीत चुका था। पूरे गांव को खाली देखकर उन्हें ये चूको का एक सोचा समझा ट्रैप लगा। तो ये है रेपुटेशन की पावर, जो बिना किसी एक गोली चलाए पूरी आर्मी को वापस भेज सकती है। ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि लोग आपसे ज्यादा आपकी रेपुटेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। रेपुटेशन आपको मुश्किल सिचुएशन से बचा सकती है। स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी एक क्वालिटी से अपनी रेपुटेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। शायद वो सिंप्लिसिटी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, पर याद रहे क्वालिटीज बिल्ड करने से आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड होगी और यही रेपुटेशन आपको एक पावरफुल इंसान बनाने में काफी हेल्प करेगी। लॉ नंबर 3, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प नेवर डिपेंड ऑन मर्सी। दुनिया का एक कड़वा सच यह है कि कोई भी याद नहीं रखता कि आपने पास्ट में उनकी कितनी मदद की थी, या आप कितने अच्छे हो और कितने काइंड इंसान हो जो सबकी मदद करता है। किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप सेल्फलेस होकर किसी की हेल्प भी करते हो तो ये याद रखो कि सब आपकी तरह नहीं होते। सामने वाला इंसान अगर आपकी हेल्प भी करेगा तो उसमें भी उसका कोई सेल्फिश रीजन होगा, और अगर आपको सच में किसी की हेल्प चाहिए तो उसे उसका सेल्फिश रीजन दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि बीच रास्ते में आप कहीं फंस गए हो और आप चाहते हो कि आपका दोस्त आपकी मदद करे, तो उससे भीख मांगने के बजाय कुछ ऐसा कहो जिससे वो खुद आपकी मदद करने के लिए मान जाए। जैसे कि आप उससे ये बोल सकते हो कि भाई मैं यहाँ एक जगह फंस गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आकर पिकअप कर लो, मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं जिससे तुम्हारी बाइक में पेट्रोल डलवा लेंगे और साथ ही साथ आज का डिनर मेरी तरफ से होगा। इससे आपका दोस्त आसानी से आपकी मदद करने के लिए मान जाएगा और यहाँ आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि आप सिर्फ फेवर नहीं मांग रहे बल्कि सामने वाले को भी उसका फायदा दिखा रहे हो। लॉ नंबर 4, गेट अदर्स टू डू द वर्क बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। आपने निकोला टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके पास 300 से ज्यादा इन्वेंशंस के पेटेंट्स थे, पर फिर भी वो एडिसन जितने फेमस नहीं थे। टेस्ला के कंपैरिजन में एडिसन ने काफी नॉर्मल इन्वेंशंस किए थे, पर फिर भी एडिसन का नाम हर जगह फेमस था। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेस्ला हार्डवर्क तो बहुत करते थे पर इन्वेंशंस का क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेते थे, और इसी वजह से ज्यादा लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं चलता था और ना ही उन्हें उनकी नई इन्वेंशंस करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था। और तो और क्या आपको पता है कि टेस्ला ने एडिसन के लिए डेली 16 से 18 घंटे काम किया ताकि वो करंट सिस्टम बिल्ड कर सके। अब एडिसन को चाहिए था कि टेस्ला डायरेक्ट करंट सिस्टम बिल्ड करे, पर टेस्ला को अल्टरिंग करंट सिस्टम बिल्ड करना था, जिस बात से एडिसन काफी नाराज हो गए और यही वजह से एडिसन ने टेस्ला के सारे पैसे काट लिए और उनकी मेहनत के लिए उन्हें एक भी रुपया नहीं दिया। थॉमस एडिसन ज्यादा फेमस इसलिए भी थे क्योंकि भले ही वो खुद थोड़े से इन्वेंशंस करते थे पर एक बिजनेसमैन की तरह टेस्ला जैसे लोगों से इन्वेंशन करवाते थे और सारा क्रेडिट खुद ले लेते थे। अब मैं आपसे लोगों के काम का क्रेडिट लेने का नहीं कह रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपकी किसी फील्ड में स्ट्रांग और रेप्यूटेड इमेज बनाने के बाद अगर आप दूसरों लोगों से काम करवाओगे तो भी उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट अगर कुछ भी बिल्ड करता है तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं बिल गेट्स को जाता है, जबकि वो तो कंपनी में काम भी नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि एक टाइम था जब पूरा हार्डवर्क और एनर्जी बिल गेट्स लगा रहे थे। तो इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं कि दूसरा मेरे लिए काम करे और उसका क्रेडिट भी मुझे ही मिले। लॉ नंबर 5, विन थ्रू योर एक्शंस नॉट थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। एक रोमन रूलर को शहर की दीवार तोड़ने के लिए बैटरिंग रैम की जरूरत थी। बैटरिंग रैम एक हैवी मेटल का पोल होता है जिसे मिडिवल एज में दीवार और दरवाजे तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उस रूलर ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाकर इस शहर का सबसे बड़ा बैटरिंग रैम लेकर आओ। जिसके बाद सिपाही बैटरिंग रैम बनाने वाले इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा ने हमें सबसे बड़े बैटरिंग रैम लाने के लिए कहा, तो आप कृपया करके हमें सबसे बड़ा बैटरिंग रैम दे दो। ये सुन के वो आदमी बोला, मेरे हिसाब से तो आपको ये छोटा वाला रैम ले जाना चाहिए क्योंकि ये काफी है आपका काम पूरा करने के लिए। पर राजा के हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने उसे समझाया कि नहीं भाई, राजा का हुक्म है कि उन्हें सिर्फ बड़ा बैटरिंग रैम चाहिए, तो आप हमें वही भिजवाओ। रैम बनाने वाला आदमी ये बात सुनता है और कहता है, ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं आपके पास एक बड़ा रैम भिजवाता हूँ। अब सिपाहियों के जाने के बाद उसने सोचा कि बड़ा रैम भेजने से राजा का काम नहीं बनने वाला, क्योंकि उसे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे ये बात समझ आ गई थी। और सच कहें तो वो ठीक ही सोच रहा था, लेकिन राजा को तो सबसे बड़ा रैम ही चाहिए था। पर उस आदमी ने सिपाहियों की बातों को इग्नोर करते हुए एक छोटा बैटरिंग रैम भिजवा दिया, जिसके बाद राजा को इस बात पर गुस्सा आ गया कि उस आदमी ने हुक्म क्यों नहीं माना। इसके बाद उस आदमी को बुलाया गया और जब वो राजा के सामने आर्ग्यूमेंट्स करने लगा तो राजा को तुरंत गुस्सा आया और राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। तो पहली बात तो ये कि आपको अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए।
और अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना भी है तो उसे इनडायरेक्टली दो। इसी केस में अगर इंजीनियर बड़ा रैम के साथ साथ छोटा रैम भी भिजवा देता और ये कह देता कि काम ना बने तो छोटा इस्तेमाल कर लेना, तो ऐसा करने से उसकी जान भी बच जाती और शायद राजा उसे ज़्यादा पैसे भी दे देता। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि पावरफुल लोग कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ज़बरदस्ती किसी से अपनी बात मनवा भी ली तो भी ऊपर से सामने वाला हाँ में हाँ तो मिला देगा, बट अंदर से वो आपका दुश्मन बन जाएगा, जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बेस्ट केस सिनेरियो में आप अपनी एनर्जी बचाओ और आर्ग्यूमेंट से दूर रहो, या फिर अपने इनडायरेक्ट एक्शन से लोगों को कन्विंस करो। और इस वीडियो को लाइक करने में आर्ग्यूमेंट मत करना, डायरेक्ट लाइक बटन दबा दो। इस किताब की पूरी समरी सुनने के लिए यह बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।